हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर क्लासेस। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, सबकी बोर्ड की तैयारी अच्छी चल रही होगी। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए ही हम इस यूट्यूब पे स्टार्ट करने जा रहे हैं एग्ज़ाम मास्टर सीरीज, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, एक एक चैप्टर लेंगे बोर्ड का, और पहले उसका हम क्या करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे, देन उसके प्रॉब्लम्स को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर हम ले रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहला जो हमारे पास टॉपिक आता है वो क्या है, चार्ज। ठीक है, तो चार्ज हमारे पास क्या होता है, चार्ज हमारे पास प्रूव प्रॉपर्टी होती है जो किसकी वजह से एक्वायर होता है किसी बॉडी में, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मान लो ये हमारे पास एक बॉडी ए है और ये दूसरी बॉडी बी है। अगर इस बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे तो यहाँ पर डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और बी बॉडी पर क्या हो जाएगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन का डेफिसिट होता है तो उसके ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, और जहाँ पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वहाँ पर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, वहाँ पर वो बॉडी हमारे पास नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब कितना मैग्नीट्यूड का चार्ज होगा तो वो हम किस फॉर्मूले से निकालेंगे, उसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं Q इक्वल टू NE, जिसमें हमारे पास N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है, और E हमारे पास क्या है, E हमारे पास चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होती है। जो कूलाम है ये हमारे पास क्या है, दिस इज अ यूनिट ऑफ चार्ज, और इसको हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं। कुछ स्मॉलर यूनिट्स की बात करें तो स्मॉलर यूनिट हमारे पास क्या है, माइक्रो कूलाम है और नैनो कूलाम है। एक माइक्रो कूलाम में हमारे पास 10⁻⁻6 कूलाम होता है, और एक नैनो कूलाम में हमारे पास 10⁻⁹ कूलाम होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है चार्ज, हमारे पास दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद आता है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास क्या होता है, इट इज़ अ फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर। जब भी कोई भी कंडक्टर होता है जिसके अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तब ये इलेक्ट्रॉन्स जब क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, तो किस रेट से किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं वो बताता है अमाउंट ऑफ करंट के बारे में। तो इसको हम किस तरीके से निकालते हैं, I इक्वल टू Q बाई टी, जिसमें Q हमारे पास क्या है, कितना चार्ज फ्लो किया, और T हमारे पास कितने टाइम में फ्लो किया। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास क्या होता है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक है, जैसे मान लो ये हमारे पास कोई चार्ज है, तो इसके अराउंड क्या होगा, एक फील्ड होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड वो रीज़न होता है जहाँ पर अगर किसी दूसरे चार्ज को अगर हम लेकर जाएंगे तो उसके ऊपर क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। तो किसी चार्ज को जो जिसकी वैल्यू क्या है 1 कूलाम है, यानी यूनिट चार्ज को जितना वर्क डन करना पड़ेगा उसको इन्फिनिटी से किसी पॉइंट P पर या फिर A पे लाने में, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मान लो हम किसी दो पॉइंट अगर हम चूज़ करते हैं जो कि क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर ही है, तो जितना वर्क डन करना पड़ेगा हमको एक पॉइंट A से B पर ले जाने के लिए, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, उन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस। इसको मेज़र किस में करते हैं, इसको हम मेज़र करते हैं वोल्ट में। ठीक है, ऐसे ही इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास जो होता है उसके लिए जो डिवाइस हम यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने के लिए जो डिवाइस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीटर बोलते हैं। और मीटर को हमेशा हम कैसे सर्किट में लगाते हैं, सीरीज़ में लगाते हैं। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। और ये हमारे पास जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वोल्ट मीटर का यूज़ करते हैं। और वोल्ट मीटर हमेशा कैसे कनेक्ट होता है, पैरेलल में कनेक्ट होता है। तो ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जाता है कई बार कि एमीटर और वोल्ट मीटर को हम कैसे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये डिफिनेशन भी पूछा जाता है, डिफाइन 1 वोल्ट। तो अगर 1 वोल्ट को हमको इस फॉर्मूले से डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो अगर हमें किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर एक यूनिट चार्ज को ले जाने में अगर 1 जूल वर्क डन करना पड़ा, तो इसका मतलब उन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, 1 वोल्ट का। तो इस तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं 1
वोल्ट को। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है, ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ हमारे पास क्या होता है, ओम्स लॉ हमारे पास रिलेशन बताता है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में। तो अगर हम कोई कंडक्टर लेते हैं, सपोज दैट हमने कोई कंडक्टर लिया और इसके अक्रॉस अगर हमने क्या किया है, पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई किया है, तो इसके अंदर जितना करंट फ्लो करेगा ये किस पे डिपेंड करेगा, इस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को, प्रोवाइडेड कि ऑल फिजिकल कंडीशन हमारे पास क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। यानी टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया और अदर फैक्टर हमारे पास अगर कांस्टेंट रहेगा, तो जितना ज़्यादा हम पोटेंशियल बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा इसमें क्या होगा, करंट इंक्रीज करेगा। तो V इज प्रोपोर्शनल टू I, ये हमारे पास क्या होता है, ओम्स लॉ होता है। प्रोपोर्शनलिटी साइन जब भी हटाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पर ये कांस्टेंट हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस है। ठीक है, रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होता है, इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रेजिस्टेंस हमारे पास ये होता है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई या फिर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड इन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर इज नोन एज रेजिस्टेंस। तो जो बाधा उत्पन्न होता है इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने के लिए किसी भी कंडक्टर के अंदर, वो हम किस में मेज़र करते हैं, वो उसको हम लोग रेजिस्टेंस में मेज़र करते हैं। इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट हमारे पास क्या होगा, ओम इसका क्या होगा, यूनिट होगा। ठीक है, ओमेगा एक सिंबल होता है, ग्रीक सिंबल, जिससे हम लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आई थिंक क्लियर होगा। ये सब हम कई बार पढ़ चुके हैं, इसीलिए इसको हम लोग थोड़ा सा तेज़ी से पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, VI ग्राफ और IV ग्राफ। ये दो टाइप के ग्राफ हमारे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो VI ग्राफ हमारे पास जो इक्वेशन दिख रहा है V = IR, इससे साफ साफ पता चल रहा है कि ये हमारे पास क्या है, Y = mx + c। अगर मैथ्स में पढ़ा होगा, ये किसका ग्राफ होता है, ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है। ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है। अगर इसमें हमारे पास c की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो वो हमारे पास लाइन क्या होगा, ओरिजिन से पास होगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा और ओरिजिन से पास होता हुआ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास VI कैरेक्टरिस्टिक होता है, IV कैरेक्टरिस्टिक, दोनों में हमारे पास ऐसा ही बनेगा। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है ग्राफ का, ग्राफ का सिग्निफिकेंस ये है कि अगर स्लोप निकालें, स्लोप हमारे पास क्या होता है, tan थीटा। तो स्लोप ऑफ VI ग्राफ, VI ग्राफ हमारे पास, VI ग्राफ का स्लोप हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये जो टर्म हमारे पास हो जाएगा, इसको अगर मान लें हमारे पास ये V1 है, ये पॉइंट हमारे पास V2 है, ये पॉइंट हमारे पास I1 है और यहाँ पर हमारे पास क्या है, I2। तो ये हमारे पास हो जाएगा डेल्टा V और ये हमारे पास हो जाएगा डेल्टा I। तो स्लोप जो हमारे पास होता है वो tan थीटा होता है। तो tan थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी डेल्टा V अपॉन क्या आ जाएगा, डेल्टा I। तो ये हो जाएगा V2 - V1 अपॉन I2 - I1। तो डेल्टा V बाई डेल्टा I हमारे पास कौन सा टर्म बनेगा, तो ये हमारे पास अगर ओम्स लॉ से देखें तो ये हमारे पास क्या बनेगा, रेजिस्टेंस बनेगा। यानी हम लोग VI ग्राफ से क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं बाय फाइंडिंग द स्लोप। यानी जिसका स्लोप जितना ज़्यादा होगा उस कंडक्टर का उतना ज़्यादा क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो इस पर भी हमारे पास कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। ऐसे ही IV ग्राफ के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, सेम हमारे पास लॉजिक लगेगा, बस यहाँ पर हमारे पास जो स्लोप ऑफ IV ग्राफ होगा, स्लोप ऑफ IV ग्राफ जो होगा वो हमारे पास रिप्रेजेंट करेगा 1 अपॉन रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग कंडक्टेंस भी बोलते हैं। इसको हम लोग कंडक्टेंस और इसको G से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस बेसिकली क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है। कोई भी हमारे पास कंडक्टर है तो कितना ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर कर रहा है ये हम मेज़र करते हैं रेजिस्टेंस में, और कितना ज़्यादा उसमें करंट इजीली फ्लो कर रहा है वो उसको हम लोग क्या करते हैं, कंडक्टेंस। तो बेसिकली एक दोनों क्या हैं, एक तरीके से अपोजिट वर्ड्स हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास IV और VI ग्राफ है। इसमें एक तो क्वेश्चन स्लोप से ही आता है, हमारे पास 2 पॉइंट्स दिए जाएंगे, ग्राफ दिया रहेगा, तो 2 पॉइंट्स हमको उसमें आइडेंटिफाई करना है, उसके करस्पॉन्डिंग V1 V2 I1 I2 की वैल्यू निकाल लेना, और उस तरीके से हम उसका क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस बता सकते हैं।
ठीक है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अगर हमारे पास वी आई करेक्टरिस्टिक दिया है, आई वी ग्राफ दिया है, तो उससे हम क्या सिग्निफिकेंस निकाल सकते हैं। तो उसका यही सिग्निफिकेंस है, अगर हमारे पास वी आई ग्राफ होगा तो उसका स्लोप रेजिस्टेंस बताएगा, और अगर आई वी ग्राफ है तो उसका स्लोप हमारे पास कंडक्टेंस बताएगा या फिर रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस बताएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सिग्निफिकेंस है ग्राफ का। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस देख लेना, ग्राफ्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हम लोग देख लिए कि अगर हमारे पास वी आई ग्राफ होगा तो स्लोप ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो एक ऐसा कंसेप्चुअल क्वेश्चन हम देख लेते हैं। मान लो ये हमारे पास क्या कहना चाहिए, एक ग्राफ है, वी आई ग्राफ है किसी दो रजिस्टर का, एक रजिस्टर R1 है और एक हमारे पास R2 है। अब इसमें अगर हमसे पूछा जाए कि ऑप्शन दे दिया जाए कि क्या होगा, R1 इज ग्रेटर देन R2, या मान लो दूसरा हमारे पास R1 इज लेस देन R2, तीसरा ऑप्शन R1 इक्वल टू R2, या डी ऑप्शन हमारे पास क्या है कि नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो सिंपली अगर इस ग्राफ को हम लोग देखें तो ये हमारे पास कौन सा ग्राफ है, वी आई ग्राफ है। वी आई ग्राफ का हमारे पास जो स्लोप होता है, वी आई ग्राफ का जो हमारे पास स्लोप होता है वही हमारे पास क्या होता है, रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो यानी किसका स्लोप ज़्यादा है, स्लोप का मतलब इंक्लिनेशन किसका ज़्यादा है, R1 का इंक्लिनेशन हमारे पास ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू R2। सो रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होगा, R1 ज़्यादा होगा R2 से। तो हमारे पास पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारे पास कंडक्टर, ओमिक कंडक्टर और नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होते हैं, या लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो देखो ओम्स लॉ हमारे पास तभी फॉलो होगा जब हमारे पास उसकी फिजिकल कंडीशन क्या होगी, कांस्टेंट होगी। यानी अगर हम क्या करते हैं, अगर हम कंडक्टर के टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो हमारे पास ओम्स लॉ वेरीफाई नहीं होगा, या फिर ओम्स लॉ फॉलो नहीं होगा, उसका हमारे पास आई वी ग्राफ या वी आई ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो ओमिक कंडक्टर ऐसे कंडक्टर्स, ऐसे रजिस्टर जो ओम्स लॉ को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, ओबे करते हैं। उनका जो हमारे पास वी आई कैरेक्टरिस्टिक होता है वो कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, ओम्स लॉ। जनरली सारे मेटल्स क्या होते हैं, सारे मेटल्स हमारे पास ओमिक होते हैं। नॉन ओमिक हमारे पास ऐसे कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, जिनका वी आई ग्राफ हमारे पास स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। ठीक है, तो उसमें हमारे पास एग्जांपल में एलईडी आ गया, डायोड आ गया, और बल्ब का जो फिलामेंट होता है, बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो हमारे पास बेसिकली बनता है कंडक्टर से ही, मेटल से ही बनता है। बट उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज करता है टाइम के साथ, तो इसी वजह से क्या होगा, उसका जो रेजिस्टेंस रहेगा वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, सर्किट डायग्राम, कंपोनेंट और सिंबल्स को इसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, ये आप लोग अपने बुक से देख लेना, वहाँ पे इजीली समझ जाओगे। आई थिंक अब सब लोग सीख भी गए होंगे क्लोज सर्किट क्या होता है, जिसमें सारे कंपोनेंट इस तरीके से कनेक्ट होगी कि इलेक्ट्रिक करंट क्या हो सके, फ्लो हो सके। ओपन सर्किट क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट जहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ना करे। ठीक है, सिंबल्स वगैरह सबका पता ही चल गया होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग ज़्यादा डीप में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसको तुम लोग देख लेना। हाँ, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है हमारे पास, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर हमारे पास क्या होता है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करना पड़ेगा कंडक्टर में, तो उसकी वजह से उतना ज़्यादा उसको ऑब्स्ट्रक्शन फेस करना पड़ेगा। यानी रेजिस्टेंस जो हमारे पास होगा वो लेंथ के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करें तो एरिया क्रॉस सेक्शन जितना ज़्यादा होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज़्यादा होगा उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे पर यूनिट टाइम निकल पाएंगे, क्योंकि जब ज़्यादा क्रॉस सेक्शन होगा तो क्या होगा, ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को स्पेस मिलेगा पास होने के लिए टाइम पर। तो इसीलिए हमारे पास क्या होगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा एज वी इंक्रीज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये जो हमारे पास रो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग रेजिस्टिविटी बोलते हैं। और इसका दूसरा नाम हमारे पास क्या है, इस पे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ये क्या है, ये बेसिकली मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी होता है। ये मटेरियल टू मटेरियल हमारे पास क्या होता है, डिफर करता है। अगर हमारे पास गुड कंडक्टर होगा तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, कम होगी। अगर हमारे पास बैड कंडक्टर्स होगा तो उसकी रेजिस्टिविटी हमारे पास क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये हमारे पास
मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है, तो ये हमारे पास मटेरियल पर डिपेंड करेगा कि कौन सा मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे जनरली जो हमारे पास गोल्ड, सिल्वर, कॉपर हो गए, ये हमारे पास गुड कंडक्टर्स हो गए। नाइक्रोम की बात करें, नाइक्रोम हमारे पास क्या है, हाई रेजिस्टेंस है, तो उसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है। सेमीकंडक्टर्स हमारे पास क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या होता है, बढ़ता है। तो टेम्परेचर पर भी हमारे पास रेजिस्टेंस क्या होता है, डिपेंड करता है। इसके भी ग्राफ्स को अगर हम लोग देख लें तो मेटल्स के लिए जो हमारे पास ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। ये हमारे पास मेटल्स के लिए रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है, या फिर रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है। दोनों का हमारे पास नेचर कैसा होता है, सेम होता है। ठीक है, ऐसे ही अगर हमारे पास हाई रेजिस्टेंस जैसे कि नाइक्रोम हो गया, रेजिस्टेंस वायर हो गए, उनका जो हमारे पास ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, यानी टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा, ये हमारे पास ओरिजिन से स्टार्ट होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे इनका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, अगर सेमीकंडक्टर की बात करें तो इनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज करती है एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर। और अगर सेम हमारे पास क्या होता है, इंसुलेटर के साथ भी होता है। ठीक है, तो ये ग्राफ भी हमारे पास एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है, ये ग्राफ को भी ध्यान में रखना। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। ठीक है, अब हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ लिया, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमने देख लिया, किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ये भी हमने देख लिया। अब अगर हमारे पास रजिस्टर है, ठीक है, रजिस्टर का जो सिंबल होता है वो इस तरीके से होता है, इसकी यूनिट हमारे पास क्या होती है, ओम होती है। अब इसको हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन से कॉम्बिनेशन है। तो कॉम्बिनेशन के लिए हमारे पास दो कॉम्बिनेशन हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें एक पहला कॉम्बिनेशन हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन की क्या खास बात होती है, इसमें हमारे पास एक रजिस्टर जब हमारे पास खत्म होता है, मतलब एक रजिस्टर के बाद दूसरा, जहाँ पे मतलब फर्स्ट का जो एंड खत्म होगा वहाँ से हमारे पास नेक्स्ट क्या होगा, रजिस्टर ज्वाइन होगा। और ऐसे 1 to 1 जैसे ट्रेन्स के डिब्बे ज्वाइन होते हैं, वैसे ही हमारे पास अगर रेजिस्टेंस को एक के बाद अगर हम लोग जोड़ते चले जाएं तो ऐसा कॉम्बिनेशन हमारे पास कैसा कॉम्बिनेशन कहलाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या खास बात होती है, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे पास जो करंट होता है वो हमारे पास सेम होता है सारे रजिस्टर में, क्योंकि वन बाय वन एक के बाद दूसरा ज्वाइन होता है, तो जो करंट हमारे पास क्या होगा, पहले वाले रेजिस्टेंस से निकलेगा वही दूसरे में जाएगा, वही तीसरे में जाएगा, और इस तरीके से आगे पास ऑन होता चला जाएगा। ठीक है, तो अब इसका डेरिवेशन हम नहीं करेंगे, इसका हम डायरेक्ट फॉर्मूला देखते हैं। सीरीज में अगर हमारे पास जितने भी रजिस्टर लगे हैं उनका अगर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली सारे रजिस्टर को 1 by 1 ऐड कर देंगे। सारे रजिस्टर को हम लोग क्या करेंगे, 1 by 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो मान लो हमारे पास R1, R2, R3, Rn रजिस्टर हैं, सीरीज में वो लगे हुए हैं, तो सबका जो सम होगा वही हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही पैरेलल होता है। पैरेलल में अच्छा, ये जो हमारे पास पॉइंट दिया गया है, ये इसका हम लोग यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल्स में। अगर हमारे पास n इक्वल रजिस्टर हैं, ठीक है, मतलब 10, 15 जो भी n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, अगर n हमारे पास इक्वल रजिस्टर है और उस एक रेजिस्टेंस की जो वैल्यू r है, तो हमारे पास अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो सिंपली हम क्या करें, n इंटू r कर देंगे, तो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास रजिस्टर्स होते हैं वो किसी कॉमन पॉइंट्स के बीच में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। तो जितने भी रजिस्टर, जैसे मान लो यहाँ पे हमने 3 रजिस्टर लिया, तीनों हमारे पास, तीनों का जो कॉमन पॉइंट क्या है, A और B है, ये इनका क्या है, कॉमन पॉइंट है। ठीक है, तो अब अगर मान लो यहाँ से हमारे पास करंट निकल रहा है, I करंट आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे उसको 3 पाथ मिलेगा, तो I1, I2, I3 में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये मान लो R1, इसमें I1 करंट जाएगा, ये हमारे पास R2, इसमें I2 करंट जाएगा, ये R3, इसमें I3 करंट जाएगा। तो पैरेलल में हमारे पास क्या हो जाता है, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। बट क्योंकि ये सारे क्या होते हैं, दो सेम पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड होते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर क्या होता है, सारे रजिस्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम होता है। ठीक है, इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है वो क्या है, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। जितने भी हमारे पास पैरेलल में लगे हुए हैं सबका रेसिप्रोकल करके ऐड कर देंगे, तो हमारे पास जो बराबर में आएगा, किसके इक्वल के बराबर आएगा, वो 1/ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के आएगा। ठीक है, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, गलती ये कर देते हैं कि वो 1/R1 1 प्लस R2 ये फॉर्मूला तो लिखते नहीं है, डायरेक्टली ऐड कर देते हैं और
यहाँ पर हमारे पास वैल्यू 1/r की आती है, वही आंसर छोड़ देते हैं। ऐसा कभी मत करना। जब भी हमारे पास आंसर 1/2 प्लस 1/3 अगर तुम निकाल रहे तो 1/r, ये हमारे पास 1/r की वैल्यू आ रही है। इसको अगर सॉल्व करोगे तो इसीलिए क्या करोगे, जो आंसर आएगा उसका फिर रेसिप्रोकल करोगे, वो हमारे पास क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होगा। अच्छा, इसमें एक और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है जिसको तुम रिकॉल करके रख सकते हो। अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है दो रजिस्टर का, तो उसके लिए हम लोग R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ये भी हमारे पास इसी फॉर्मूला से निकल के आया है, बट इसको अगर हम रिकॉल कर लेंगे तो जो हमारे पास मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं उसमें हमें ये देखने को मिलता है कि दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे होते हैं। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक दो स्टेप हमारे बच जाएंगे और क्वेश्चन हमारा थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर हमारे पास n रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, ठीक है, n में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हैं, अगर उन सब की रेजिस्टेंस क्या है, बराबर है, तो हम क्या करें, इक्वल है, तो हम लोग क्या करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो सिंपली क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ वन रजिस्टर डिवाइड बाई नंबर ऑफ रजिस्टर। जैसे मान लो यहाँ पर हमारे पास 3 रजिस्टर है, सबकी वैल्यू कितनी है, सबकी वैल्यू है हमारे पास 12 ओम 12 ओम 12 ओम। ठीक है, सबकी वैल्यू कितनी है, 12 ओम 12 ओम 12 ओम। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम वैल्यू ऑफ वन रजिस्टर डिवाइड बाई नंबर, कितने हैं, 3 हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 ओम आ जाएगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 ओम आ जाएगा। तो ये हमारे पास थोड़ा सा MCQ क्वेश्चंस करने के लिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए क्या होता है, हेल्पफुल होता है, ताकि प्रॉब्लम्स क्या हो जाएं, जल्दी सॉल्व हो जाएं। ठीक है, तो ये हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक है जूल हीटिंग। ठीक है, ये हमारे पास जूल हीटिंग लॉ है, जो बेसिकली ये बताता है कि अगर किसी भी कंडक्टर में करंट पास करेगा तो वो क्या करेगा, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमने देखा था कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं किसी कंडक्टर में तो क्या होता है, कोलिजन होता है, जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है फ्लो इन करंट, वो हमारे पास क्या करता है, वो हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। वो क्या करता है, हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। तो ये जो हमारे पास क्या होगा, हीट एनर्जी हमारे पास प्रोड्यूस होगा, उसकी जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, I²RT। अगर ये लॉ लिखने के लिए आ जाता है तो इसको तुम 3 स्टेप में लिखना। पहले H इज प्रोपोर्शनल टू I², H इज प्रोपोर्शनल टू R, H इज प्रोपोर्शनल टू T। ये सारी चीज़ें लिखने के बाद फिर सबको क्या कर देना, कंबाइन कर देना। कांस्टेंट एक की आएगा और K की वैल्यू क्या कर देना, 1 कर देना, ताकि स्टेप्स थोड़े से क्या हो जाएं, बढ़ जाएं। बाकी न्यूमेरिकल्स जो आएंगे उसके लिए ये फॉर्मूला रिकॉल करना, और इसी फॉर्मूले से हमारे पास सारे न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे हमारे पास बेस्ड कई सारे अप्लायंसेस होते हैं, जिनका हमारे पास डायरेक्ट नाम पूछ लिया जाता है, या फिर कभी कभी हमारे पास एप्लीकेशंस का नाम दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि इसमें कौन सा लॉ इन्वॉल्व है। ठीक है, या कौन सा हमारे पास इफेक्ट्स इन्वॉल्व है इलेक्ट्रिक करंट का। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक में हमारे पास सबसे पहले इलेक्ट्रिक आयरन जो होता है, उसमें भी टोस्टर हो गया, फ्यूज वायर हो गया, बल्ब हो गया, ये सब हमारे पास किसके एप्लीकेशन है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के एप्लीकेशन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फ्यूज। फ्यूज देखा होगा, सबके घरों में लगता है। हाँ भाई, फ्यूज क्या होता है, सबके घरों में लगता है। तो फ्यूज का काम क्या होता है, फ्यूज का काम होता है कि अगर कभी भी गलती से क्या हो जाए, ज़्यादा करंट आ जाए घर पर, तो वो मेल्ट होके क्या हो जाता है, सर्किट को ब्रेक कर देता है। सर्किट ब्रेक हो जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, जो हमारे हैवी अप्लायंसेस हैं या फिर जो एक्सपेंसिव अप्लायंसेस है उनमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, जो फ्यूज होता है वो ऐसे मटेरियल से बनाया जाता है जिसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, लो होती है। उसको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, क्योंकि करंट हमारे पास किस में होता है, सीरीज में होता है। और ये एक टाइप का क्या होता है, सेफ्टी डिवाइस होता है। तो जब भी करंट की वैल्यू क्या होगी, एक सर्टेन वैल्यू से एक्ससीड करेगी, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा और इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को सेफ रखेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक पावर। क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक पावर जनरली क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। तो इलेक्ट्रिक पावर का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल वर्क डन अपॉन टाइम हमारे पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पावर हो जाएगा। ठीक है, तो वर्क W/T, तो इसका डेरिवेशन हम नहीं किए हुए हैं, छोटा सा डेरिवेशन है।
ये फॉर्मूला याद रखना, P इक्वल टू वी आई। यहाँ पर कभी कभी हम लोग P इक्वल टू ई बाई टी का भी यूज़ करते हैं, जिसमें जितना वर्क डन हम कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस करता है उतना ही अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करता है, वो कंज्यूम करता है। तो कभी कभी वर्क डन ना देके इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया जाता है और वहाँ से हमें पावर निकालना होता है। तो ये ध्यान रखना कि एनर्जी को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्क डन के जगह पर ले सकते हैं, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, पावर हमारे पास होता है एक और फॉर्मूला, अगर ओम्स लॉ लगाएं तो आई स्क्वायर आर हो जाएगा और वी स्क्वायर बाई आर। यूनिट की बात करें तो यूनिट हमारे पास पावर का क्या होता है, वॉट होता है। बिगर यूनिट की बात करें किलो वॉट। एक और यूनिट होता है जिसके बारे में एमसीक्यू में पूछा जाता है, हॉर्स पावर, 1 HP। तो 1 HP हमारे पास क्या होता है, 746 वॉट के बराबर होता है। इसको भी रिकॉल करके रखना सभी लोग। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। पावर हमारे पास हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एनर्जी कंजम्पशन। ठीक है, कोई भी अप्लायंसेस अगर लगा रहे हैं हम अपने घर में तो कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, ये हम कैसे निकालेंगे। तो देखा होगा सभी लोगों ने कि हर एक अप्लायंसेस में क्या होता है, एक पावर रेटिंग होता है, एक क्या होता है, पावर रेटिंग होता है, जिसमें हमेशा मेंशन होता है कि कितने फ्रीक्वेंसी पे रन करेगा। ठीक है, और ऐसे लिखा होगा कि 100 वॉट 220 वोल्ट। इसका मतलब उसका पावर कितना होगा, 100 वॉट होगा, और कितने उसको मिनिमम पोटेंशियल कितना रिक्वायर होता है, मतलब जो पोटेंशियल उसको चाहिए होता है वो 220 वोल्ट के अक्रॉस उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो पावर एनर्जी अगर निकालना है तो सिंपली कितना पावर है और कितने टाइम तक वो अप्लायंसेस रन किया है, सिंपली उसका प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, कितना एनर्जी का कंजम्पशन हुआ है किसी अप्लायंसेस के थ्रू। ठीक है, तो पावर का हम फॉर्मूला यूज़ करके एनर्जी के भी 3 फॉर्मूले और डिराइव कर सकते हैं, आई स्क्वायर आर टी वी आई टी वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। तो ये हमारे पास क्या है, 3 फॉर्मूले हैं एनर्जी कंजम्पशन के। एसआई यूनिट की बात करें तो एनर्जी की एसआई यूनिट हमेशा क्या होगी, जूल होगी। लेकिन घरों में जो हम क्या करते हैं, एनर्जी कंज्यूम करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसके लिए हम लोग कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी का यूज़ करते हैं, क्योंकि जो जूल है वो हमारे पास क्या है, बहुत ही स्मॉलर यूनिट है। तो इसीलिए हम लोग कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी का यूज़ करते हैं। जैसे घर में जो बिजली का बिल आता है वो यूनिट में आता है, तो 1 यूनिट बराबर किसके होता है, 1 किलो वॉट आवर। बेसिकली 1 किलो वॉट आवर को अगर किसी को समझाना हो या अगर हमें समझना हो तो क्या होता है, अगर हमारे पास कोई अप्लायंसेस है तो उसका अगर पावर कितना है, 1000 वॉट है, और अगर वो 1 आवर के लिए रन करता है तो जितनी एनर्जी वो कंज्यूम करेगा वो हमारे पास 1 यूनिट के बराबर होगा। ठीक है, तो अगर इसको हमें कैलकुलेट करना हो कि 1 यूनिट में कितनी जूल होते हैं तो सिंपली हम मल्टीप्लाई कर देंगे, आवर को हम लोग सेकंड में चेंज कर लेंगे, और इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 यूनिट या फिर 1 किलो वॉट आवर किसके बराबर हो जाएगा, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 किलो वॉट आवर की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक हमने क्विक रिवीजन कर लिया है सारे कॉन्सेप्ट का। अब इसके बाद हम लोग प्रॉब्लम्स को देखेंगे। ठीक है, तो अगर कोई टॉपिक इसमें कोई टॉपिक है जो समझ में ना आया हो या उसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि हम उसका एक सेपरेट वीडियो बना दें। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसके प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऑल गुड।